हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बढ़िया होगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5, फार्मेसी एंड लॉ एंड एथिक्स का। चैप्टर 5 क्या क्या है वो? नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, जो 1985 में बना था, उसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे आज हम। और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या था, उसका उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उसकी पेनल्टीज वगैरह पढ़ेंगे हम। बहुत कुछ पढ़ेंगे, तो देखते रहिए। मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज नारकोटिक ड्रग्स। नारकोटिक ड्रग्स है क्या? क्या आप किस बला का नाम नारकोटिक ड्रग्स? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ड्रग इन विच यूज टू ट्रीट मॉडरेट टू सेवियर पेन। मतलब ये ऐसी ड्रग्स हैं जो हमारे पेन को रिड्यूस करती हैं। जो भी हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, ज़्यादा मीडियम से हाई की तरफ ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उसको वो रोकती है। ये हमारे सीएनएस को सिग्नल पहुंचाएगी कि पेन नहीं हो रहा। तो दैट्स व्हाई दे ब्लॉक द पेन रिएक्शन इनसाइड द आवर बॉडी। एग्जाम्पल क्या क्या है? ओ एग्जाम्पल क्या है नार्कोटिक ड्रग्स के? ओपियम है, मॉर्फिन है, कोडिन है। मतलब ये मॉर्फिन तो जैसे किसी को सेवियर पेन हो या किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, तो उसको हॉस्पिटल में जाने के बाद देते हैं मॉर्फिन, कि उसका पेन रिलीफ हो सके, पेन रिलीफ मिल सके। या कोई ऐसा सीन हुआ हो जिससे एक्सट्रीम कंडीशन आ गई हो, उसकी पेन बढ़ गया हो बॉडी में, तो उसमें भी मॉर्फिन दिया जाता है। और कोडीन, कोडीन जैसे पहले लोग अब्यूज़ करते थे इसका, कोडीन का जैसे सिरप आता था, तो उसको शराब की तरह पीते थे लोग। शराब की तरह पी रहे, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। सो उस टाइम सेल्स भी बढ़ गई थी इसकी, सिरप की, ओपियम की। जो कोडीन था उसमें, सिरप में, कफ सिरप में हुआ करता था ये। कफ सिरप आती थी, उसमें कोडीन था। ये एक ऐसा एजेंट है जो हमारे को सोने में मदद करवाता है, जैसे हमारे को नशे में ले आता है, नशे में। और ओपियम का तो आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे खेती होती थी वगैरह पहले, जब इन पे रोक रोक नहीं थी ना, सरकार कोई एक्सट्रीम मेजर नहीं ले रही थी, उस टाइम की बात थी ये। ओपियम तो पता ही है आपको। तो साइकोट्रोपिक ड्रग्स क्या होती हैं और सब्सटेंस क्या होती है? साइकोट्रोपिक्स एक ऐसे सब्सटेंस है जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन की तरह भी काम कर सकते हैं, एंटी एंजाइटी मेडिसिन की तरह भी काम कर सकते हैं। जैसे एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन मतलब जिसको डिप्रेशन हो, उसको प्रिस्क्राइब की जाती है। जो साइकोलॉजिकल डॉक्टर होते हैं ना, वो इन चीज़ों को प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को, जिनके जिनके साइकिक थोड़ी बिगड़ी हुई होती है या मानसिक संतुलन हिला होता है, उनको दिए जाते हैं ये। जो ये डिप्रेशन, जैसे कोई बंदे को सुसाइडल थॉट आ रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ, तो उसको तो ये देना पड़ेगा, ज़रूरी है उसको। या एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन देनी पड़ेगी उसको। और एंटी एग्जाइटी मेडिसिन किसको दी जाती है? जिसको एंग्जाइटी हो। एंग्जाइटी मतलब किसी भी सिचुएशन में एंग्जाइटी होगी बंदे को, स्लीप मतलब नींद नहीं आ रही, सांस नहीं आ रहा अच्छी तरह, एंग्जाइटी की वजह से स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से उसको ये मेडिकेशन दी जाती है, एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन। और ये साइकोट्रोपिक एक्ट एज ए स्टिमुलेंट, हमको फील गुड करवाता है ये, कि अच्छा लगे हमको, फील गुड हो जाए, जैसे सैड फील ना करें हम। तो इट वर्क लाइक एंटी साइकोटिक ड्रग्स। मतलब आपको ऐसे हेलुसिनेशन क्रिएट कर देगी ये। हेलुसिनेशन मतलब कि जो आपको दिखना नहीं चाहिए वो दिख रहा है आपको। जैसे सामने बिल्कुल खाली है, सब कुछ, कुछ नहीं है, सब कुछ खाली है, पर भी आपको कोई दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब साइकोटिक इफेक्ट हुआ है आपके ऊपर। और ये एक्ट करता है मूड स्टेबलाइजर की तरह भी। मूड को स्टेबलाइज करता है कि ये कोई अच्छा मूड मूड बन रहा है, तो अच्छा मूड ही है। तो ये सीन होता है। ये सब सीन समझा रहा हूँ मैं आपको। ओके। जैसे गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि कुछ
चल एक्ट जो 1985 में आया था, सेंट्रल एक्ट, और ओपीएम एक्ट 1857 में आया था, डेंजरस एक्ट 1930 में आया था। गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि कुछ इलिक्ट ड्रग ट्रैफिक चालू हो चुकी है एंड ड्रग अब्यूज चालू हो चुकी है, जो स्ट्रीट पर देखी जा रही है कि लोग नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स का अब्यूज़ कर रहे हैं और उनसे उनको एडिक्शन हो रहा है और वो कुछ भी हेलुसिनेट कर रहे हैं। देन दिस एक्ट स्टार्टेड ऑन 14 नवंबर 1985 में स्टार्ट हुआ था। तो इट प्रोवाइडेड लाइसेंस सिस्टम फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किसको लाइसेंस देना है इनको यूज़ करने का या किसको लाइसेंस नहीं देना। और हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। जो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव, कि जो सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव था कि इसको रेगुलेट किया जाए, जो नारकोटिक ड्रग्स का और साइकोट्रोपिक ड्रग्स सब्सटेंस का अब्यूज़ कर रहे हैं लोग, उसको रोका जाए, क्योंकि लोगों को एडिक्शन हो रहा था। इसलिए सरकार ने कदम उठाया, एक्ट बनाया है। दिस ड्रग एग्जाम्पल कौन से साइकोट्रोपिक और नारकोटिक ड्रग्स के, कैनबिस एंड इट्स टाइप्स। कैनबिस मतलब चरस, गांजा, कोकेन, ओपियम, ये तो नाम आप सुन रहे होंगे। जैसे ये इलीगल ड्रग्स हैं, ये लेने में आपको इम्प्रिजमेंट हो सकती है अगर इसको लेते पाए जाते हैं तो आपको। तो ये सीन है, तो आप ध्यान रखें। अब हम करते हैं कि कंट्रोल एंड एग्जीक्यूट कौन करता है इस एक्ट को। कंट्रोल तो सरकार ही कर रही है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और एग्जीक्यूट कौन करता है? एनसीबी एग्जीक्यूट करती है। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ही इसी को क्या करती है? एग्जीक्यूट करती है एट ए ग्राउंड लेवल। 17 मार्च को 1986 में ये एनसीबी ऑपरेशनल हुआ था टू इम्प्लीमेंट दिस एक्ट। क्यों लाया गया था? कि ये इम्प्लीमेंट कर सके ऑन द ग्राउंड लेवल। और इसका एनसीबी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, दिल्ली में, ठीक है। हेडक्वार्टर अथॉरिटीज़ एंड ऑफिसर कौन कौन से होते हैं इसमें? जो एनसीबी में अथॉरिटीज़ एंड ऑफिसर कौन से होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट to take measure for preventing the abuse of this drug and illicit traffic। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तो मेजर्स लेगी कि अब्यूज़ को रोका जाए, और ग्राउंड लेवल पे ये बंदे करेंगे, एनसीबी ऑफिसर्स करेंगे। और जो ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से होते हैं? वो कि जिनको ये काम सौंपा जाए, नारकोटिक कमिश्नर एंड अदर ऑफिसर को इस काम को करने के लिए प्रेरित किया जाता है, मोटिवेशन दी जाती है। दे फंक्शन एज, वो फंक्शन क्या करते हैं? दे सुपरवाइज द कल्टिवेशन ऑफ ओपियम पॉपी एंड प्रोडक्शन ऑफ ओपियम। उसको ही सुपरवाइज करते हैं कि कोई इलीगल तरीके से बना तो नहीं रहा, तो ध्यान रखते हैं। नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के एक्ट के प्रोहिबिशन के बारे में बात करते हैं। नो पर्सन विल बी अलाउड without the license of central government shall cultivate cocoa plant and cultivate poppy plant or cannabis। मतलब कोई पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के कल्टीवेट नहीं कर सकता, पैदावार नहीं कर सकता कोको प्लांट का और पॉपी प्लांट का, प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चर और सेल भी नहीं कर सकता, ठीक है। उसको एक अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, ऑथोराइज्ड होना पड़ेगा, जब भी वो कर पाएगा, जब वो प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर एंड सेल कर पाएगा। और पेनल्टीज क्या क्या है इस एक्ट की? इम्प्रिजनमेंट मतलब उसको जेल में 10 से 20 साल तक की सज़ा हो सकती है उसको, और फाइन भी लग सकता है, साथ के साथ 1-2 लाख रुपए का, 1-2 लाख के बीच में फाइन लगेगा, या अब ज़्यादा भी लग सकता है। मैं कई केसेस में देखा है कि जैसे बड़ा नारकोटिक रैकेट पड़ा जाता है ना, तो उसको कम से कम 10-15 लाख का फाइन भरना पड़ता है। इम्प्रिजमेंट फॉर द 5 years, 5 साल के लिए भी हो सकती है, और फाइन अप टू 50,000। जो जैसे जितनी छोटे स्केल पे होगा ना,
ड्रग ट्रैफिकिंग इसकी, तो उतना उतना ही कम फाइन होता है इसका और कम सज़ा होती है, ये सीन होता है। ठीक है, और अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन ही मैटर करती है, अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है तो ओके, सब कुछ है। ये सिर्फ एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए सीमित है ये सारी चीज़ें। अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको एग्ज़ाम में पास करना है अच्छे नंबरों के साथ तो ये वीडियो हेल्प करेगी आपको। चलो ठीक है, ओके, पीस आउट।